हेलो, मेरा नाम गोपिका अरोड़ा है and I'm an undergraduate student at IIT-Delhi. So today we'll do the chapter Biomolecules and Biomolecules में हम जो starting का part है Introduction to Carbohydrates उस पर आज focus करेंगे. तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. पहला है बेसिक डेफिनेशंस, बायोमोलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली उनकी डेफिनेशन. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, ये सब क्या होते हैं, ये क्लासिफिकेशन हम देखेंगे. उसके बाद मोनोसैकराइड्स की हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे टेट्राएल्डोस, हेक्साकीटोस, ये सब कीटो हेक्सोस. उसके बाद हम ये देखेंगे ग्लूकोज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में जानेंगे, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं. उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस देखेंगे कि बेसिकली इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, राइट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले है बेसिक डेफिनेशंस. तो पहला है बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल क्या होता है? तो बायोमोलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कोई जीवित ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे उसको बायोमोलिक्यूल कहते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा. सबको पता है ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. या आपने छोटी क्लासेस में भी इनका नाम सुना होगा. इसके बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका ऑफिशियल डेफिनेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं. सो पहला क्या है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा. ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब इनमें कायरल कार्बन होता है या ऐसा कुछ होता है. ठीक है, फिर है पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? पॉली मतलब बहुत ज़्यादा या एक से ज़्यादा, और हाइड्रोक्सी मतलब ये OH ग्रुप. तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स जुड़े होते हैं. ठीक है, और इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. आपको एल्डिहाइड्स याद होगा कि ऐसे दिखते हैं, कार्बन होता है, डबल बॉन्ड होता है, दोनों साइड कार्बन चेन्स होती है. और एल्डिहाइड्स में एक साइड H होती है, दूसरी साइड कार्बन चेन होती है. सो these are either aldehydes or ketones, and they necessarily have at least one OH bond, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ठीक है, या फिर ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पर इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं. ये हाइड्रोलिसिस, इसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में थोड़ा ज़्यादा देखते हैं. ठीक है, और फिर आती है ओल्ड डेफिनेशन. तो काफ़ी टाइम तक लोगों को लगता था कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, CxH2O होल बाय बेसिकली. सो दे थॉट कार्बोहाइड्रेट्स वर hydrates of carbon with general formula C6H2OY. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हो कि ग्लूकोज एक काफ़ी वेल नोन कार्बोहाइड्रेट है, तो C6H12O6 ये फॉर्मूला होता है इसका. तो ये इसमें फिट बैठते हैं कि अगर X की जगह आप 6 डाल दो और Y की जगह भी आप 6 डाल दो तो आपके पास C6H12O6 ये फॉर्मूला आ जाएगा. तो ये इसमें फिट बैठता है. बट फिर लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स है जैसे एसिटिक एसिड, जो हम सबको पता है एक एसिड होता है, वो भी इस डेफिनेशन में फिट बैठता है, C2H4O2. तो अगर X को 2 डाल दोगे और Y को भी 2 डाल दोगे तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा. पर ये तो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट. और फिर ऐसी भी एक्सेप्शंस थी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे रैमनोस है, C6H12O5 है इसका फॉर्मूला,
जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, पर वो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता, इसलिए फिर इस डेफिनेशन को यूज करना हम लोगों ने बंद कर दिया। तो अभी के लिए ऑफिशियल डेफिनेशन हमारी यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। So carbohydrates can be classified on the basis of their behavior on hydrolysis into 3 groups. तो carbohydrates को हम 3 groups में divide करते हैं, monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. तो अब जो definition इसमें लिखा है कि classified on the basis of their behavior on hydrolysis. तो एक बार आपको याद होगा कि हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब ब्रेक करना, तो दिस इज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर। सो बेसिकली अगर आप कोई कंपाउंड लेते हो और उसमें पानी डालते हो तो वो और कंपाउंड में ब्रेक हो सकता है। तो अगर वो एक पॉलीसैकेराइड है तो अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स देगा। अगर आप एक ओलिगोसैकेराइड लेते हो उसमें अगर आप पानी डालते हो तो वो कम मोनोसैकेराइड्स देगा, और जो मोनोसैकेराइड है वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं, उसमें पानी डालते हो तो कुछ नहीं होता। इसको हम थोड़ा डिटेल में अगली साइड में देखते हैं। तो पहला है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप मतलब क्या कि they can't be hydrolyzed further to give simpler units of polyhydroxy aldehyde or ketone. तो बेसिकली अगर आपके पास एक मोनोसैकेराइड है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज या फ्रक्टोज या कुछ भी, और उसमें अगर उसको अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो, बेसिकली उसको वाटर से रिएक्ट कराते हो, तो वो फर्दर ब्रेक नहीं होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में। तो इसलिए ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, एंड about 20 monosaccharides are known to occur in nature. तो नेचुरली लोगों ने डिस्कवर करा है कि 20 टाइप के मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है कि they're all reducing sugars. तो reducing sugars का क्या मतलब होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे। आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और फेलिंग्स रिएजेंट होता है एक्वस कॉपर सल्फेट एंड अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो हम कह रहे हैं कि जो सारे मोनोसैकेराइड्स है वो सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, मतलब कि वो सब फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड इनके एग्जांपल, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस एक्सेट्रा है, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Okay, next type is oligosaccharides. So carbohydrates which on hydrolysis give 2 to 10 monosaccharide units. तो बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें अगर आप पानी डालें या पानी से रिएक्ट कराए तो वो ब्रेक डाउन करके आपको 2 से 10 मोनोसैकेराइड देंगे। ठीक है, और इनको फर्दर डिवाइड करा गया एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स पर, कि सपोज अगर आपके पास एक डाइसैकेराइड है तो उसको अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपके पास 2 मोनोसैकेराइड्स आएंगे। अगर एक ट्राइसैकेराइड है उसको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे so you will get 3 monosaccharides. If you have a tetrasaccharide and if you hydrolyze it you will get 4 monosaccharides. Okay, and so on. ठीक है, ऐसे आगे 5 पेंटासैकेराइड होगा तो 5 मिलेंगे, so on. फिर
है कि units of monosaccharides obtained on hydrolysis of oligosaccharides may be same or different. तो ये important point है कि अगर आपके पास कोई oligosaccharides है एंड उसको अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो सारे यूनिट्स हो वो सेम हो, ठीक है, वो यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। इसको मैं आप एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि मैल्टोज एक डाइसैक्राइड होता है, ठीक है। अगर आप मैल्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल देगा, ठीक है। पर अगर सुक्रोज जो एक और डाइसैक्राइड है, इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे, इसमें पानी डालोगे, तो ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देगा और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का देगा, ठीक है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइज करने पे आपको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैक्राइड मिलते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि सेम, अलग अलग भी मिल सकते हैं हाइड्रोलाइज करने पर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 ओलिगोसैक्राइड डाइसैक्राइड बेसिकली पढ़ेंगे। सुक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, माल्टोज जो ग्लूकोज और ग्लूकोज देता है, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज देता है, और लैक्टोज जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज देता है, ठीक है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारे मोनोसैक्राइड्स हैं, ठीक है। अगला है पॉलीसैक्राइड्स। तो पॉलीसैक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि who give many monosaccharides on hydrolysis। तो इनमें को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे, पानी से रिएक्ट करोगे, पानी डालोगे जो भी, तो ये बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स देंगे, मतलब काफी नंबर में भी दे सकते हैं, जैसे स्टार्च में काफी सारे ग्लूकोज पाए जाते हैं, ऐसा सब, ठीक है। और इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो जो हमने पहले पढ़े थे सुक्रोज, ग्लूकोज वगैरह, वो सब मीठे होते हैं टेस्ट में, पर ये जो पॉलीसैक्राइड्स है ये मीठे नहीं होते टेस्ट करने पर, इसलिए इनको नॉन शुगर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन पे फोकस करेंगे। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैक्राइड्स। तो मोनोसैक्राइड्स उनको 2 चीज़ों पर के बेसिस पर यहाँ पे क्लासिफाई करा हुआ है। पहला है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, उसमें कितने कार्बन एटम्स है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके नाम है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, सेप्टोस वगैरह। दूसरा है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो या तो उनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या उनमें कीटो ग्रुप होता है। तो अगर उनमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उनको हम एल्डोज बोलेंगे, और अगर उसमें कीटो ग्रुप है तो उनको कीटोज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है। कार्बन एटम अगर 3 है और अगर वो एक एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की वजह से एल्डो, और 3 कार्बन एटम्स की वजह से ट्रायोस, तो उनको हम एल्डो ट्रायोस बोलेंगे, ठीक है। अगर वो एक कीटोन है और उसमें 3 कार्बन एटम्स है तो उसको कीटो ट्रायोस बोलेंगे। तो ऐसे नाम से भी आपको पता चल जाना चाहिए, जैसे इसको ले लीजिए, ये है एल्डो पेंटोज। तो नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि ये एल्डो, एल्डो मतलब एल्डिहाइड है ये एक। दूसरा पेंटोज, पेंटोज मतलब इसमें 5 कार्बन एटम है। तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें 5 कार्बन एटम है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर देख लो कीटो हेक्सोस। तो कीटो मतलब इसमें कीटोन ग्रुप है, हेक्सोस मतलब हेक्स 6, बेसिकली इसमें 6 कार्बन एटम्स है। तो कीटो हेक्सोस मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि एक कीटोन है और जिसमें 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो ये टेबल है, इसको आप एक बार देख लीजिए।
ओके, अगला है डी एंड एल डेजिग्नेशंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A monosaccharide whose highest number chiral center has the same configuration as D plus glyceraldehyde is a D sugar। ठीक है, तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ये है ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप्स जो है इसमें अलग अलग अटैच्ड है, और इसके राइट साइड पर एक OH है ग्रुप है। ठीक है, तो बेसिकली इसका सिंपलर मीनिंग क्या है कि जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल एटम होगा, जैसे ये डी कीटोहेक्सोस है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको पता है 1 2 3 4 5, ये नॉन कायरल है राइट, क्योंकि CH2OH इसमें 2 H है इसलिए नॉन कायरल है। तो ये हाईएस्ट नंबर पर कायरल एटम है, और इसके जो राइट साइड पर है एक OH ग्रुप अटैच्ड है, जैसे इसके राइट साइड पे OH ग्रुप अटैच था, इसलिए इसको डी हेक्सोकीटोज बोलेंगे। ठीक है, डी टाइप बोलेंगे इसको बेसिकली। और इसी का ही अगर हम ले लें कि OH अगर इसके लेफ्ट साइड पर होता तो इसको L टाइप बोलते। और ये ग्लिसरल्डिहाइड का दूसरा फॉर्म मैंने बना रखा है, तो इसके राइट साइड पर OH है इसलिए इसको L ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। ये जो प्लस है, आपने पिछले चैप्टर में होगा कि प्लस माइनस ऑप्टिकल एक्टिविटी से कुछ रिलेशन होता है, पर जो नोटिस करने की चीज़ है कि जो डी है और जो प्लस है उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। डी के साथ माइनस भी हो सकता है, एल के साथ प्लस हो सकता है, एल के साथ माइनस हो सकता है। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने काफ़ी नाम सुना है छोटी क्लासेस वगैरह में भी, एंड वी नो कि it occurs freely in nature and in combined forms। तो नेचर में ये पाया जाता है आराम से, और जो सारे मीठे फ्रूट होते हैं, शहद होता है, हनी होता है, उस सब में भी ग्लूकोज पाया जाता है। एंड ripe grapes also have it in large amounts। ठीक है, तो ग्रेप्स में बहुत बड़ा ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब आते हैं प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज पे। ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं, तो इसके हम दो मेथड स्टडी करेंगे। पहला है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है, हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था, और इसका एक और नाम केन शुगर भी है। और दूसरा मेथड है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, और इससे भी ग्लूकोज को प्रिपेयर करा जाता है। ओके, तो पहला है फ्रॉम सुक्रोज। So I'll just read this out. So when sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amounts। तो ये क्या कह रहा है कि ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, उसको अगर हम बॉयल करते हैं डाइल्यूट HCl और H2SO4, बेसिकली एसिडिक मीडियम में बॉयल करते हैं हम उसे, तो वो रिएक्ट करके हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, और ये हमें ग्लूकोज मिल गया, इसलिए प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बोल दिया। एंड हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, तो इनको डिस्टिल करके हम ग्लूकोज निकाल ले सकते हैं। ठीक है, एंड हाँ, एक और चीज़ मैंने बोली नहीं, अल्कोहलिक सोल्यूशन में इसको लिया जाता है। okay। अगला मेथड है फ्रॉम स्टार्च। तो ये जो है, ये जो ज़्यादा यूज्ड मेथड है, ये एक कमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्री वगैरह में इस तरीके से बनता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज इज obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure।
तो क्या करते हैं कि हम स्टार्च लेते हैं, ये स्टार्च का फॉर्मूला है, इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इसमें पानी डालते हैं और इसको डाइल्यूट H2SO4 बेसिकली एसिड मीडियम में बॉईल करते हैं। किस टेम्परेचर पे करते हैं? 393 केल्विन टेम्परेचर और 2 से 3 atm प्रेशर पर इसको हम बॉईल करते हैं। उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलता है n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसे हमारा ग्लूकोज प्रिपेयर हो जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है, अब लास्ट में हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस की। बेसिकली हमने ये क्यों पढ़ा, इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये बेसिकली आपको इनमें से कुछ याद नहीं करना, ये बस इंटरेस्टिंग चीज़ है जिनको जानने में मज़ा आता है। तो पहला इज नियरली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स सच एज सुक्रोज, नॉर्मल टेबल शुगर, taste sweet and are critical to our perception and enjoyment of the foods we eat. तो ऑलमोस्ट सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जैसे सुक्रोज, चीनी जो वगैरह सब मीठे होते हैं, जैसे यहाँ पे टॉफी की फोटो है, तो ये सब मीठे होते हैं एंड बेसिकली खाने में जो टेस्ट आपको मीठे का आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आता है ज़्यादातर। ठीक है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो सर्व एज स्टोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी इन आवर बॉडीज, determine our blood type, and in plants can be united to make important fibers like cellulose and amylose. तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि एनर्जी देते हैं। हमने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो खाते हैं वो एनर्जी फूड होता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी की जो केमिकल एनर्जी की स्टोरेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी करता है और वो हमारा ब्लड टाइप भी डिटरमाइन करता है और फाइबर, सेलुलोज, अमाइलोज ये सारे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, फिर है कि दे आल्सो सर्व एज क्रिटिकल मॉलिक्यूल्स फॉर द रिकॉग्निशन एंड हीलिंग ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू। तो अगर कोई ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू होता है किसी को, बेसिकली टिश्यू जिसमें कोई दिक्कत होती है, तो उसको हील करने में और रिकॉग्नाइज करने में कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर पार्ट होता है। फिर ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट को किसी और चीज़ के साथ कंबाइन करके हमें ऐसे मटेरियल्स भी मिल जाते हैं जैसे ग्लूकोसामीन, जो कि जॉइंट पेन को मॉड्यूलेट करने की एबिलिटी रखती है। बेसिकली अगर आपको घुटने में दर्द है तो उसको मॉड्यूलेट करने का जो तरीका है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। ठीक है, इसके बाद बस रेफरेंस है कि मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक और सोलोमन्स की टेक्स्ट बुक से रेफर करा था। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, आई होप यू लाइक्ड इट।